लोगों पर अनाप शनाप हर तरह का जुल्म हुआ, जो जो नादेशाही कही जा सकती है। वो औरंगजेब ने भी उतना जुल्म किया होगा कि नहीं किया होगा पता नहीं, परंतु इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 1,40,000 से अधिक लोग जेलों के शिक्षों में डाल दिए गए, परंतु उसकी भी कोई संख्या या कोई कुछ भी जानकारी किसी को नहीं थी। कांग्रेस के नेता मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनको जनता में आकर अपने लिए वोट मांगना या अपने लिए समर्थन मांगने के काबिल नहीं है। वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से हम आपको मथुरा से जुड़ी एवं भारत से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं, तो वहीं आज हम मौजूद हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत जी के आवास पर, और जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से 1975 में आपातकाल इमरजेंसी घोषित की गई थी, उस समय देश का क्या माहौल था और इस माहौल में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया। जी क्या कहेंगे? 1975 में 25 जून की मध्य रात्रि में जिस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपने हितों के लिए सारे देश के और भारतीय संविधान का गला घोटकर, लोकतंत्र का गला घोटकर जो काला अध्याय बनाया, संपूर्ण देश में आपातकाल लागू करके विपक्षी दलों के जो भी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, हर प्रकार की गतिविधियों को समाप्त प्राय कर दिया गया। वह देश का ही नहीं पूरे विश्व की एक ऐसी ऐतिहासिक काले पोतने वाली घटना थी जिससे संपूर्ण देश शेयर उठा था। ना तो अखबार छपते थे, अखबारों में केवल सरकार के गुणगान की बातें मनगढ़ंत रूप से छापी जाती थी, रेडियो केवल सरकारी गुणगान की बातें करता था, कोई विपक्षी कुछ बोल नहीं सकता था। कांग्रेस के अंदर के भी जो लोग थे जिनको इंदिरा गांधी का वह कदम अच्छा नहीं लगा, देश के और लोकतंत्र के विरुद्ध लगा, उन्होंने आवाज उठाई, तो उनको भी जेल के शिक्षकों के अंदर डाल दिया गया। उस समय के यादों को करके मन, हृदय और शरीर शहर जाता है। सारी गतिविधियां राजनीतिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी ठप प्राय थी। जो संघर्ष लोगों ने किया, वो संघर्ष के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसकी आधारभूत रचना की। जितने अन्य विपक्षी दल थे वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, उन्होंने विरोध किया, संघर्ष किया, जेल में रहे, परंतु कोई योजना उनके पास नहीं थी कि किस प्रकार से इसका सामना किया जाए और किस प्रकार से इसको लड़ा जाए, किस प्रकार से इसका विरोध किया जाए। उस सबकी अगुवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में उनके स्वयंसेवकों ने बीड़ा उठाया और स्थान स्थान पर लोगों को जन जागरण करने के लिए, लोगों को वास्तविकता बताने के लिए, जानकारियां देने के लिए कि क्या हो रहा है,
किस प्रकार से प्रेस का गला घोटा गया है, किस प्रकार से लोगों को जेलों के शिक्षकों, उसकी भी कोई खबर नहीं थी। जेलों के शिक्षकों में लोग 1,40,000 से अधिक लोग जेलों के शिक्षकों में डाल दिए गए, परंतु उसकी भी कोई संख्या या कोई कुछ भी जानकारी किसी को नहीं थी। उसके लिए एक बुलेटिन स्थान स्थान से निकाला जाता था। उस बुलेटिन के माध्यम से हम लोगों ने स्वयं समाचारों को संकलन करके या ऊपर से जो समाचार आते थे उनका संकलन करके साइक्लो स्टाइल निकालते थे। हम युवाओं की टीम थी। उस समय हमारी उम्र ही कितनी थी, करीब 19-20 साल के करीब थी। ऐसे ही जो और युवा साथी थे उनमें उस समय अरुण प्रकाश मिश्रा थे, रमेश चंद्र चतुर्वेदी थे, कृष्ण दयाल जी थे, विनोद टेटीवाल जी थे, नंद किशोर भाटिया थे, बहुत सारे लोग थे। संघर्ष तो बहुत लोगों ने किया है, परंतु जो अपने ग्रुप में अपनी टीम में बता रहे हैं हम लोग, एक साइकिल स्टाइल मशीन उस समय हमने अरेंज की। साइकिल स्टाइल मशीन के माध्यम से खुद, अब साइकिल स्टाइल मशीन में वो स्टैंडिल काटनी पड़ती है अपने हाथ से। वो एक पेपर आता था, उस पेपर से अब जैसी फोटो स्टेट नहीं होती थी, उसमें वो अब अपने हाथ से पेन से लिखा जाता था तो वो कट जाता था। वो जैसे कार्बन पेपर होता था इस तरह से, और उसको करके और फिर उनको साइकिल स्टाइल को हाथ से निकाल कर घर घर पहुंचाने का काम करते थे। उसमें कई कार्यकर्ता कभी पकड़े भी गए उन घर घर और दुकान पर पहुंचाने में। तो जो पकड़े नहीं गए उन्होंने सत्याग्रह किए। जिनको योजना थी कि भूमिगत रहकर काम करना है, तो उनको भूमिगत रहकर उन्होंने काम किया। वो ना पैसे पकड़े गए और ना उन्होंने सत्याग्रह किया, उन्होंने भूमिगत रहकर काम किया। हमने भूमि और हमारे साथियों ने भूमिगत रहकर भी काम किया। जैसा कि इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी और इसका कार्यकाल लगभग 1.5 वर्ष का रहा। तो उसमें किस प्रकार से आपने अपना जीवन यापन किया, क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोग उस समय छुपे हुए थे और उससे सरकार से, तत्कालीन सरकार से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय अपना रहे थे। वहीं आपके द्वारा भी बताया गया कि लोग पर्चे बांट रहे थे कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा ये कार्य किए जा रहे थे। तो उसमें आपकी किस प्रकार से भूमिका थी और आप किस प्रकार से उसमें सुरक्षित महसूस कर रहे थे? सुरक्षित तो महसूस कर ही नहीं सकते थे। घर पे रहने का प्रश्न ही नहीं था। घर पर रोज छापे पड़ते थे। अज्ञातवास के दिनों में कई महीने तक कभी किसी के घर पर कभी किसी के घर पर रहकर समय व्यतीत किया। 3-3.5 महीने वृंदावन रहे। लगभग 13 महीने गोवर्धन रहे। गोवर्धन की पहाड़ियों पर रहे, धर्मशाला में रहे, मंदिर में रहे, और काम करने के लिए यहाँ भी आते थे। तो चौबिया पाड़े में और बंगाली घाट पर 18-19 महीने का समय किस तरीके से व्यतीत हुआ, वो तो परमात्मा ही ने शक्ति दी और सभी को दी। इमरजेंसी के वक्त आपको क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी और किस प्रकार से आपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और किस प्रकार से आपने उस इमरजेंसी के वक्त को गुजारा? मैंने अभी बताया कि जिम्मेदारियां यही थी कि हमें एक लोकतंत्र सेनानी के रूप में, लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में कार्य करना है। उससे वो बखूबी निभाने का प्रयत्न किया। और उसमें मुख्य काम यही था कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाए कि सरकार क्या कर रही है। उन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य विभिन्न माध्यमों से, गुप्त मीटिंगें होती थी, उन गुप्त मीटिंगों के माध्यम से सूचनाएं आती थी और फिर उसको साइक्लो स्टाइल करके पत्रक के माध्यम से उनको घर घर पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करते थे। गिरफ्तारी के लिए मना किया गया था कि गिरफ्तार अभी नहीं होना है, भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में
कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर एक बार पकड़े भी गए पर कुछ थी, परंतु उस समय किसी कोई जज एक ऐसे आए थे जिनके मन में उसके प्रति वो थी, तो उन्होंने किसी प्रकार एक बार जमानत दे ली और एक बार कोतवाली से भी 3 दिन रखकर छोड़ दिया गया। जिस प्रकार से इमरजेंसी के वक्त आपने देखा होगा देश का क्या माहौल था, आपके द्वारा भूमिगत रहते हुए भूमि सभी जो पुलिस वाले थे, जो वॉलंटियर थे, उनसे बच के काम का किया जाता था। तो क्या कुछ माहौल था उस समय देश का? माहौल तो संपूर्ण देश की गतिविधियां ठप प्राय थी। लोग जीवन यापन कर रहे थे, परंतु एक निरीह प्राणी के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। तो देश के इतिहास का काला अध्याय था, काला, जिसको कि लोगों ने झेला। लोग 19 महीने 19.5 महीने जेल में रहे इंदिरा गांधी। उसी के दौरान नसबंदी चलाई गई, उसी के दौरान बहुत से नगरों में जिस प्रकार से इमारतें ढा दी गई, दुकानें ढा दी गई, लोगों पर अनाप शनाप हर तरह का जुल्म हुआ, जो नादेशाही कही जा सकती है। वो औरंगजेब ने भी उतना जुल्म किया होगा कि नहीं किया होगा पता नहीं, परंतु इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, घटना क्या थी? घटना उन्होंने चुनाव लड़ा, रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और रायबरेली से चुनाव लड़ने के बाद वो राजनारायण के सामने, उस समय के दिग्गज नेता थे, समाजवादी नेता थे राजनारायण जी, उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा। अनैतिक रूप से उन्होंने अनैतिक प्रयोग किए, अनैतिक रूप से चुनाव में अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके खिलाफ रिट याचिका राजनारायण जी ने की। रिट याचिका में एक जगमोहन सिन्हा जज थे, उन्होंने उसको सुना और उन्होंने 12 जून को फैसला दिया कि यह चुनाव अवैध है। इंदिरा गांधी की निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी। उसको लेकर उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए आपातकाल को घोषित किया। आपातकाल का उस समय के युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर जी और उनके कुछ साथियों ने रामधन थे, चंद्रशेखर थे, अभी युवा तुर्क चंद्रशेखर जी को कहा जाता, उन्होंने विरोध किया तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो किसी की आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरा कहना है आज 50 साल उस काले समाप्त कर दिया, जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, संविधान को, भारत के संविधान को कुचल दिया, हर प्रकार से प्रेस की आजादी खत्म कर दी, व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी। वो व्यक्ति आज कांग्रेस को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कांग्रेस के नेता मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनको जनता में आकर अपने लिए वोट मांगना या अपने लिए समर्थन मांगने के काबिल नहीं है। वो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसने देश को शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने 13वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम, ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ने का काम अर्थव्यवस्था में किया है और 3री अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर, संविधान की रक्षा की दुहाई देकर लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं। मेरा देश की जनता से अपील है कि उस अध्याय को पढ़ें, उस अध्याय को जानें, उस समय की वास्तविकता को जानें, कांग्रेस के असली चेहरे को जानें और इन कांग्रेसियों को सबक सिखाने के लिए पुनः ये भारत गुलाम ना हो जाए, वो पुनः भारत मुस्लिम शिकंजे में ना फंस जाए, स्वार्थी लोगों को हाथों में ना चला जाए, उसके लिए संघर्ष करने को तैयार हो, वास्तविकता को समझे और विकसित राष्ट्र और अगली राष्ट्र, समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए सजग होकर और देश के लोकतंत्र के सजग प्रहरी बनकर उठकर खड़े हों। यही मेरा आज के इस अवसर में सभी से निवेदन और प्रार्थना है।
दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में रविकांत गर्ग जी, और इनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से उस समय आपातकाल के समय इन्होंने अपना जीवन यापन किया और उस समय देश का क्या कुछ माहौल था और किस प्रकार से उस समय लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा गया कि इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दिवस था जिसमें लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया था और मनमाने प्रकार से सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार की जो गतिविधियां थी, उन पर थोपी जा रही थी और मनमाने प्रकार से उस समय सरकार चल रही थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।